नादरीन, इंडिया जियोग्राफिकली दो हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइडेड है। इसकी एक तो मेनलैंड है, दूसरा इसका सेवन सिस्टर स्टेट्स का इलाका है। और ये जो दोनों इसके हिस्से हैं, ये बहुत ही नैरो कॉरिडोर, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, इसके ज़रिए आपस में कनेक्टेड है ना। दुनिया की कोई भी फ़ौज इस छोटे से इलाके को डिफेंड नहीं कर सकती, क्योंकि एरिया नहीं है डिफेंड करने के लिए। लिहाजा शुरू से लेकर इंडिया बड़ा हसास रहा है इस इलाके को लेकर। रिसेंटली हमने देखा है कि पिछले दिनों इंडिया के एक बड़े एक्सपर्ट हैं मेजर गोरावारिया साहब। गोरावारिया साहब ने पिछले दिनों अपने एक व्लॉग के अंदर कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वाइड करना बड़ा आसान है। बांग्लादेश का जो रंगपुर का इलाका है उस पर कब्ज़ा कर लीजिए, और उस पर कब्ज़ा करना आसान है। कुछ फ़ौजें हमारी आप आसाम से मूव करवाइए, कुछ फ़ौजें वेस्ट बंगाल से मूव करवाइए, बीच में से काट दीजिए, और दैट्स इट। बहुत ही कम अरसे के अंदर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर मैंने बात की थी कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अब रिसेंटली एक और क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है इंडिया के अंदर, और ये वायरल हो रहा है इंडिया के एक और बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है खान सर। इनको खान सर के नाम से इंडिया जानता है। अब खान सर ने भी कुछ ऐसी ही बोंगी मारी है रिसेंटली। खान सर ने कहा है कि बांग्लादेश को अगर आपने सबक सिखाना है, उसको ठीक करना है अगर आपको, तो उन्होंने कहा कि दुश्मन जो होता है ना, उसके साथ जब भी लड़ाई हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको चोट पहुंचे। अगर चोट नहीं पहुंचेगी तो वो आपको तंग करता रहेगा। और बांग्लादेश को फिर चोट पहुंचाने के हवाले से इन्होंने एक महान थ्योरी अपनी ये पेश की कि ये जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है, ये वाइड कीजिए, बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कीजिए, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ वहाँ की लाकर बिठाइए, या रोहिंग्यास को वहाँ पर लाकर, कुछ भी करके आप उस पर कब्ज़ा कर दीजिए। और जिन सुझाव उन्होंने अपने पॉलिसी मेकर्स को दिए है कि आपको ये करना चाहिए, खान सर ने कहा है चौड़ा कीजिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बांग्लादेश के ज़मीन कब्जे में करके, और फिर उनकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में ले लीजिए, डी फैक्टो कंट्री यहाँ पर कायम कर दीजिए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये जो सुझाव दे रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? सबसे पहला तो सवाल यह है ना, क्या ये प्रैक्टिकल है? रशिया का जो मॉडल है, क्या उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखें, इनके तो जहन में ये खन्नास बैठा हुआ है ना, एक मिसकंसेप्शन है। अभी हाल ही में मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा मार पड़ी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। जहाज ऐसे गिर रहे हैं आसमानों में, 48 घंटों तक इनकी एयरफोर्स डाउन है। पाकिस्तान टोटल एयर सुपीरियोरिटी हासिल करके बैठा हुआ है, लेकिन इनको ये चीज़ अभी तक हजम नहीं हो रही कि हम जंग हार भी सकते हैं। तो ये चीज़ इनके जहन में बैठी हुई है कि हम जो सोचते हैं ना, बांग्लादेश में घुस जाएंगे, यहाँ पर घुस जाएंगे, वहाँ पर घुस जाएंगे, ऐसा ही होगा जो हम सोच रहे हैं। इनको अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी वीक कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन थ्योरीज देते रहते हैं इस तरह की। देखिए, रशिया का मॉडल यहाँ पर अप्लाई करने से पहले हमें 2-3 चीज़ों को देखना पड़ेगा, जिस पे खान सर ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ जिस पे सोचना बड़ा ज़रूरी है। अगर इंडिया के अंदर किसी के जहन में ये है कि जी ये वाला मॉडल अप्लाई करके देखते हैं, रशिया वाला। रशिया के ऊपर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर के सैंक्शंस हैं या नहीं है? सैंक्शंस हैं दुनिया भर के। रशिया किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। रशिया के साथ कोई तिजारत करना, लेन देन करना इतना आसान नहीं है आजकल। दुनिया भर के पाबंदियाँ उनके ऊपर, ले दे के गिनती के चंद उनके जो करीबी मुल्क हैं उनके साथ वो कर रहे होते हैं। कुछ के साथ तो बायलैटरल करेंसीज़ के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट वाला, वो भी काम नहीं करता रशियन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो रशिया के ऊपर दुनिया भर की पाबंदियाँ हैं। रशिया अगर सर्वाइव कर रहा है, जंग को उसने खींचा हुआ इतने अरसे तक, तो क्यों खींचा है, कैसे खींचा है? पहली बात तो ये कि उनकी अपनी डिफेंस की जो इंडस्ट्री है वो शानदार किस्म की है। इंपोर्ट नहीं करते हथियार, बेचते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वेपन एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो डिफेंस का उनका निज़ाम अपने हाथ में है, अपने मुल्क के अंदर हथियार प्रोड्यूस करते हैं। ये वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर कोई मिट्टी के पुतले नहीं है, लोग हैं। वो रिटालिएट करेंगे, और जब वो रिटालिएट करेंगे तो ये जंग लंबी चलेगी। उनको पीछे से बैकअप होगा बहुत सारे मुल्कों का। आप समझ सकते हैं किन किन मुल्कों का बैकअप होगा उनके पास। मुझे यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है। तो जब वो रिटालिएट कर रहे होंगे तो ये जंग लंबा खिंचेगी। आप किससे हथियार लेंगे? रशिया, क्या वो आपको देगा? उनका तो पार्टनर है, चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो क्या आपको हथियार देंगे रशियंस इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए? एक बड़ा क्वेश्चन ये है। हाँ या ना में मैं आंसर नहीं देता हूँ, लेकिन चाइना का फैक्टर में नज़र में रख के तो खुद डिसाइड कीजिए कि क्या होगा आगे चल के, अगर वहाँ से हथियारों की सप्लाई आपकी बंद हो गई, जो कि होगी, मेरे हिसाब से होगी। उसके बाद तिजारत आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। अगर आप इस तरह से एक ऐसे मुल्क के ऊपर हमला करते हैं जिसकी चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, वेस्ट के दीगर मुल्कों के साथ बड़े ही ज़बरदस्त बेहतरीन ताल्लुकात हैं,
तो अगर आप उनके ऊपर हमला कर देंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। तो आपके पास तो तेल नहीं है रशिया की तरह। वो इस जंग को अगर खींचे हुए हैं तो डिफेंस इंडस्ट्री उनकी अपनी है, इकोनॉमी उनकी रन कर रही है तेल के ऊपर। भारी भरकम डिस्काउंट्स के साथ तेल उन्होंने बेच के तो 2-2.5 साल तक इन्होंने इस जंग को ड्रैग किया हुआ है। आपके पास क्या है बेचने को? आपके ऊपर जब सैंक्शंस लगेंगे और आपकी इकोनॉमी मर रही होगी तो क्या करेंगे आप? कैसे पैसे कमाएंगे? कौन होगा खरीदार आपके प्रोडक्ट्स का? आपके ऊपर अगर वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर बैन लग गया, सैंक्शंस लग गया आपके ऊपर इस जंग की वजह से, हाउ यू विल सर्वाइव इकोनॉमिकली? ये बेवकूफ़ किस्म के लोग इस तरह के आइडियाज़ तो देते रहते हैं व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन इसके पीछे की बारीकियों को नहीं समझते वो कि इसके बाद क्या होगा। ये कहते हैं ये कर दो, उसके बाद क्या होगा इस पे वो नहीं सोचते। तो आपके ऊपर जब सैंक्शंस लगेंगे तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे इकोनॉमिकली? और इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। चाइना की यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। आप अगर उनकी इन्वेस्टमेंट पे आके बैठेंगे, डू यू रियली थिंक कि वहाँ से रिटालिएशन नहीं आएगी? चाइनीज़ की तरफ से रिटालिएशन नहीं आएगी क्या? कितनी इन्वेस्टमेंट है उनकी? पाकिस्तान के बाद साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी यहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर। तो वो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग से हैं। लिहाजा बांग्लादेश पे अगर हमला करना इतना आसान होता ना तो गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर हिंदुत्व की सरकार कर चुकी होती। उनको भी पता है ये इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश की खुद की फ़ौज भी है, लोग भी उनके यहाँ जो है वो नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है, मैन पावर का कोई मसला नहीं। लड़ने वाले वहाँ पर बांग्लादेश के लिए करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में। ये कोई छोटा मुल्क नहीं है। इसकी आबादी ज़रा देखिए, 17 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, जो कि अक्सर नौजवानों पे मुश्तमिल है, यंगस्टर्स हैं उसके अंदर। एक ऐसी फ़ौज के साथ आप लड़ रहे होंगे जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। ये जो सारे आप नौजवान देख रहे होते हैं, क्या करना होगा इनको? 2-4 महीने की ट्रेनिंग, दैट्स इट। इनकी फ़ौज ने सिर्फ इनको छोटी सी ट्रेनिंग देनी है, ये लो इस तरह से गोली चलानी है, दैट्स इट। तो ये भूल भुलैया है। ये जो है ना, जैसे वो अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका को कहा था ना कि अफ़गानिस्तान एक दलदल है, यहाँ पर लोग आते अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जा अपनी मर्ज़ी से नहीं सकते। इस तरह की जंगें स्टार्ट करना आपके हाथ में हो सकता है, इसको ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं होता। तो ये कहने की बात है सिर्फ। हम यहाँ पर जाएंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वाइड करेंगे, फिर यहाँ 2 मुल्क बनाएंगे, वो दोनों हमारे पिट्ठू होंगे, हम जैसा बोलेंगे वो वैसे ही करेंगे, उनकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी हमारे हाथ में। नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। शेख चिल्ली वाले मंसूबे, ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह के बेवकूफ़ाना आइडियाज़ देने से पहले लोगों को 100 मरतबा सोचना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहे हैं अगर वो वाकई में हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।